हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 12 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन और हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है। आज हम लेक्चर 1 में रिलेशंस एंड फंक्शन के अंतर्गत निम्न टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक्स है पहला वेवी-कर्व मेथड फॉर इनइक्वालिटी। इसका मतलब ये एक मेथड होता है जैसे कि असमीका को हल करने के लिए। जैसे अगर कोई एग्जांपल लिया जाए तो मान लीजिए अगर कोई हल करने को कह दिया, इसको हल करना है इस असमीका के अंतर्गत, तो इसको वेवी-कर्व मेथड से हल करते हैं और इसको इनइक्वालिटी असमीका बोलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन एंड इट्स टाइप, यानी कि फंक्शन देखेंगे और उसकी प्रकार देखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेंज एंड डोमेन, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन में किसी भी फंक्शन का रेंज और डोमेन निकालने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेवी-कर्व मेथड फॉर इनइक्वालिटी। तो हम लोग अपने टॉपिक में अगर आगे बढ़ें तो वेवी-कर्व मेथड फॉर इनइक्वालिटी है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि यह असमीका के लिए सॉल्व होता है, सॉल्विंग फॉर एनी इनइक्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, और इसमें दो बिंदु है, जैसे एक होता है हॉलो पॉइंट और एक होता है सॉलिड पॉइंट, सॉलिड पॉइंट। इसको या बोलते हैं ओपन ब्रैकेट ओपन, इसको बोल देते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट। अगर एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल है जैसे x² प्लस 2x और प्लस 3, इसको हल करना है, इस असमीका को हल करना है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को x का मान लाना है ऐसा जिससे कि इस समीकरण को सेटिस्फाई करे। तो इसको हम असमीका के अंतर्गत हल करते हैं। तो इसके स्टेप्स, सॉल्विंग की स्टेप जो है, तो ये है फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड है, इसको फैक्टराइजेशन विधि से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यानी कि ऐसे दो संख्या को चुनेंगे जिनका प्रोडक्ट करने पर 3 आए और समेशन पे 2 आए। तो ऐसा कोई तो नंबर है नहीं जो कि जिसका प्रोडक्ट 3 आए और समेशन 2 आए। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर ले, ताकि ऐसा संख्या ले यहाँ पर प्रोडक्ट करने पे आ जाए और समेशन करने पर भी आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो अगर हम यहाँ पर दो संख्या 1 and 1 लेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा और इन दोनों का समेशन 2 आएगा। यानी कि यहाँ पर 3 की जगह 1 लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर इसको हल करेंगे तो
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख लेंगे एक्स प्लस 1, इसको इस प्रकार कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2x आएगा और ये 1 है। यहाँ से अगर x कॉमन ले तो ये आएगा x प्लस 1, अगर यहाँ से 1 कॉमन ले तो यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर x प्लस 1 x प्लस 1, यानी कि यहाँ पे जो आया इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार। अगर इसको आगे हल करें तो वेवी कर्व मेथड में यही होता है कि यहाँ पर पहले क्या लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है यक्स का मान ऐसा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जिससे कि यह 0 के बराबर हो जाए, वही जो यक्स की वैल्यू निकलेगी वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जो यक्स का मान होगा वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो अगर यहाँ पर यक्स का मान देखा जाए तो अगर यक्स इज इक्वल टू -1 यहाँ पर रखा जाए तो ये जो इक्वेशन है वो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट जो है -1 है। तो ये एक नंबर रेखा होता है, इस पे हम -1 लिख लेते हैं। और फिर अब ये देखिए जो नंबर लाइन है दो सेक्शन में डिवाइड हो गया, सेक्शन 1 ये हो गया, सेक्शन 2 इसके बाद है। तो यहाँ पर हम इसको प्लस दे देते हैं और इसको माइनस दे देते हैं। प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस इसी तरह देते जाते हैं। याद रहे, ध्यान में यह रहे कि ये जो है अगर कई सेक्शन में डिवाइड रहेगा तभी प्लस माइनस देते हैं अल्टरनेट क्रम में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए कि यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो ये दर्शा रहा है पॉजिटिव को, यानी कि यक्स का मान वह लीजिए जिससे कि ये जो समीकरण है वो पॉजिटिव बने, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव बनना चाहिए। इसीलिए हम लोग पॉजिटिव वाला पोर्शन को लेंगे, नेगेटिव वाले को भूल जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर यक्स की वैल्यू -1 के इधर जितनी भी वैल्यू होगी अगर उसको इसमें रखेंगे तो वो जो होगा ये हमेशा धनात्मक बनेगा। तो यहाँ पर यक्स आएगा, यक्स बिलोंग टू -1 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखिए यही है हॉलो पॉइंट, या इसको यहाँ पर हॉलो पॉइंट रहता है, और इसको जब ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं तो ओपन ब्रैकेट इस प्रकार होता है, और जो क्लोज्ड ब्रैकेट है उस क्लोज्ड ब्रैकेट इस प्रकार का होता है। अगर यहाँ पर इक्वलिटी का साइन होता तो यही जो बिंदु है या हॉलो पॉइंट है इसको पूरा डॉट यानी कि सॉलिड पॉइंट में बदल देते। अगर यहाँ पर इक्वलिटी का साइन होता तब, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है इसीलिए यहाँ पर केवल हॉलो पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन आया, अगर यक्स का मान -1 से इधर, इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पर -1 को नहीं लेना है, -1 वाले संख्या को छोड़कर -1 के छोड़ के उसके बाद जितनी भी नंबर आएगी उसको अगर यक्स की जगह रखते जाएंगे तो जो हम लोग को मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो ये हो गया। और आइए अनदर एग्जांपल है, मान लीजिए 2x + 1 = या ग्रेटर देन 3x + 5। अगर इसको हल अब करना हो तो जैसे इस एग्जांपल को किए थे ठीक इसी प्रकार ये भी होगा। तो हम लोग कक्षा 10 में जब पढ़ते हैं तो जब उसमें किसी क्वांटिटी को बराबर के इस पार या उस पार ले जाते हैं तो जो साइन होता है वो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ठीक इसी प्रकार वही कंसेप्ट यहाँ भी लगता है। तो इसको इस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2x + 5, और ये +1 है तो इस पर -1 हो जाएगा। और इसको हल किया जाए तो ये हो जाएगा x + 4। तो यहाँ से अगर +4 को इस पार ले जाएं
तो यहाँ पर आएगा ये तो हो गया, यानी कि हम लोग को यहाँ पर x का मान -4 के बराबर या उससे कम प्राप्त हो रहा है। अगर इसको इस रूप में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग टू, इस बार क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वलिटी का साइन है। अगर इक्वलिटी का साइन रहता है तो क्लोज्ड ब्रैकेट आता है, और अगर केवल इन इक्वलिटी का साइन रहता है यानी कि इक्वलिटी का साइन नहीं रहता है तो केवल, तो उस केस में होलो सर्कल ये वाला आता है, ये जो ओपन ब्रैकेट है। तो यहाँ से अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे इसको लिखेंगे -4 से लेकर इंफिनिटी तक, और यहाँ पर होलो ब्रैकेट रहता है, ओपन ब्रैकेट यहाँ पे रहता है। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट इसलिए रहता है, कहीं भी जहां भी किसी भी आप सवाल में देखेंगे तो जहां भी अनंत आता है वहां पर क्या होता है, ओपन ब्रैकेट रहता है, क्योंकि अनंत तक तो कभी वैल्यू इसका हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम लोग कहीं भी इनफाइनाइट आता है तो उसके पहले या उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। आइए कुछ अलग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, और इसमें कोई उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सवाल है x+1 और x+2 इक्वल टू या ग्रेटर। इस प्रकार का अगर कोई सवाल पूछे तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। जिसे इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, यक्स का हम लोग ऐसा वैल्यू चुनेंगे जिससे कि इस पार का जो जितना है सब 0 बन जाए। यानी कि अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बात करें, यहाँ देखिए अगर यक्स का मान 0 लेंगे तो भी यहाँ पर ये पूरा क्वांटिटी या समीकरण 0 हो जाएगा। यक्स का मान -1 लेंगे तो भी ये वाला समीकरण 0 हो जाएगा। यक्स का मान -2 लेंगे तो भी ये वाला समीकरण 0 हो जाएगा। तो हम लोग के पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, 0 है, -1 है और -2 है। क्रिटिकल पॉइंट से फायदा यह होता है कि बस सिंपली आप एक नंबर लाइन लिखेंगे और इसको उस नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर उससे पहले -1 आता है और उससे पहले -2 आता है। तो अब देखिए 1 2 3 और इधर 4। अब ये जो नंबर लाइन है 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया। तो इस बार क्या करेंगे, प्लस से स्टार्टिंग करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस बार देखेंगे हम लोग को कैसा वाला लेना है, प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला, यहाँ से डिसाइड होगा। यहाँ पर पहले तो देखिए इक्वलिटी का साइन है, तो जहां जहां पर वहां पर सॉलिड सर्कल लगा दीजिए या सॉलिड पॉइंट कह दीजिए, वो लगाना है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो पूरी क्वांटिटी है या समीकरण है वो लेस देन 0 है, यानी इसको कौन सा वैल्यू पसंद है, नेगेटिव वाला वैल्यू पसंद है, तभी तो ये 0 से कम होगा। जितनी भी नेगेटिव क्वांटिटी होती है वो सब 0 के पहले आती है या 0 से कम होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव वाला लेना है, यानी कि अगर यहाँ से ई वाला पूरी नंबर लाइन ले लेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा, और -2 के इधर भी जितनी भी क्वांटिटी आएंगी सब माइनस में आएंगे, और वो सबको हम लोग को लेना है ये इधर की, यानी कि ये वाला माइनस और इधर के जितने भी आएंगे सब नंबर वो भी माइनस में ही होंगे। तो यहाँ से अगर यक्स को लिखना होगा कि कहाँ से कहाँ होगा, तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग टू, अब देखिए इधर इन्फिनिटिव है तो ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इधर सब माइनस वाली क्वांटिटी है, और से लेके -2 तक यहाँ पर देखिए सॉलिड है तो यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। और देखिए अब यहाँ पर हम लोग को नहीं लेना है तो क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे।
सेट में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर दो सेट को कंबाइन करते हैं तो यूनियन लगा देते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ भी सॉलिड है तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट हो जाएगा, -1 से लेके 0 तक। यहाँ भी सॉलिड है तो इसको भी लेना है। तो यहाँ पर डाउट ये आता होगा कि ये जो ये ओपन ब्रैकेट है और सॉलिड ब्रैकेट में अंतर क्या है। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब यह है, जैसे अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि -1 को नहीं लेना है, -1 के बाद वाली क्वांटिटी को लेना है। और सॉलिड ब्रैकेट या क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब यह होता है कि यहाँ पर -1 है तो इसको भी उसमें लेना होगा, यानी -1 को भी लेना होगा। और अगर ओपन ब्रैकेट लगा है तो उस क्वांटिटी के बाद वाला जो नंबर आता है उसको लेना है, उस नंबर को नहीं लेना है। तो यही है डिफरेंस बिटवीन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज्ड ब्रैकेट। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं या अगले टॉपिक पे हम लोग मूव करेंगे। वेवी कर्व मेथड का बहुत सा उपयोग है। जैसे अगर आप रेंज निकाल रहे हैं या डोमेन निकालेंगे तो उसमें भी वेवी कर्व मेथड का उपयोग होता है। इसीलिए हमने सोचा पहले वेवी कर्व मेथड को डिस्क्राइब कर दें और आसानी रहेगी डोमेन और रेंज निकालने में। और जब डोमेन रेंज निकालेंगे हम लोग तो उसमें भी वेवी कर्व मेथड का उपयोग होता है, तो उसमें भी और अच्छे से इसका एग्जाम्पल और जो भी प्रैक्टिस होगा कर लेंगे हम लोग। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। फंक्शंस एंड इट्स टाइप, यानी फंक्शन और उसके प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो पहला फंक्शन क्या है, जैसे कि कोई भी फंक्शन दिया है, मान लीजिए अगर पहले इसको लिखते कैसे, इसको डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन एफ सच दैट ए बिलोंग टू बी, यानी कि अगर ये सेट ए है, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। मान लीजिए इसमें कोई नंबर ए बी सी लिखा है, इसमें 1 2 3 लिखा है। तो यहाँ पर फंक्शन एफ है इस प्रकार डिफाइंड है ए से बी में, यानी कि ए की मैपिंग बी में होगी इस प्रकार। और जो ए होता है यहाँ पर ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं और बी को कोडोमेन बोलते हैं। यानी कि सेट ए जो है वो सारा सेट ए डोमेन होता है और जो सेट बी है वो कोडोमेन होता है। अब जो कोडोमेन यानी ये बी जो है सेट, इसी कोडोमेन में ही फंक्शन का रेंज छुपा होता है। यानी कि हो सकता है इस फंक्शन का रेंज 1 2 हो जाए या 1 से 3 हो जाए, उसको मतलब फंक्शन और इट्स टाइप में डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। यहाँ पर बेसिक से जानकारी है। तो यही एक फंक्शन ए से बी डिस्क्राइब, ए से बी तक डिनोट है। यहाँ पर ए डोमेन होता है और बी जो है कोडोमेन होता है। अगर इसके प्रकार की बात करें तो टाइप ऑफ फंक्शन पहला टाइप में हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक
अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू है, इस प्रकार होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अलजेब्रिक फंक्शन में यहाँ पर घात 3 भी हो सकता है, 4 भी, वो पॉलिनोमियल में चला जाता है, लेकिन ये बेसिक अपना द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और इसकी अगर रेंज की बात करें और डोमेन की बात करें तो डोमेन और रेंज होता क्या है पहले उसको जान ले रहे हैं हम लोग। तो डोमेन क्या होता है, जैसे कि अगर ये फंक्शन है, हम इसमें यानी कि यहाँ पर यक्स की वैल्यू में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, यानी हम यहाँ पर यक्स की कोई भी मान इसमें रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यक्स का मान 0 रखेंगे तो फंक्शन का मान c आएगा, यक्स का मान 1 रखेंगे तो फंक्शन का मान a प्लस बी प्लस सी आएगा। यानी डोमेन को इस एक प्रकार से इनपुट बोलते हैं, यानी कि हम लोग फंक्शन को क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते। अगर जो संख्या या नंबर नहीं दे सकते वो डोमेन से बाहर हो जाती है, और जो इनपुट हम लोग इस फंक्शन को दे सकते हैं वही हम लोग का जो फंक्शन हम इनपुट दे सकते हैं वही डोमेन कहलाता है। तो अगर इसका इस पर अगर परिभाषा दे तो डोमेन इट इज अ इनपुट which it is a input, यानी क्या है, इनपुट है, यानी कि हम लोग फंक्शन को क्या क्या दे सकते हैं वही है। और रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है कि जैसे अगर हम इसमें जो भी x का मान रखेंगे उससे हम लोग को कुछ क्या आउटपुट मिलता है। जैसे अगर x का मान 0 रख देंगे तो आउटपुट c हो जाएगा, x का मान 1 ले लेंगे तो आउटपुट a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो यानी कि डोमेन हम लोग उसमें क्या दे सकते हैं और रेंज क्या होता है, हम लोग को क्या वो फंक्शन हम लोग को क्या क्या दे सकता है, वही रेंज के अंतर्गत आता है। तो इट इज सीधे सिंपल से लिख देंगे, इट इज अ आउटपुट फ्रॉम द एनी फंक्शन। अगर इस फंक्शन का डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन हो जाएगा, रियल नंबर, यानी कि हम लोग इसमें कुछ दे सकते हैं। और इसका रेंज की बात करें तो रेंज भी रियल नंबर ही होगा, यानी कि इसमें कुछ दे सकते हैं, जो चाहे मन वो दे सकते हैं और जो चाहे मन इससे प्राप्त कर सकते हैं, यानी इस फंक्शन से। और दूसरे टाइप का फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है, दूसरे प्रकार का जो फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जैसे अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स जो है इसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और इसका ग्राफ जो है वो इस प्रकार बनता है, ये रहा ई के पावर एक्स का ग्राफ। हर फंक्शन का ग्राफ अलग अलग होता है और ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग को सीधे इसके डोमेन और रेंज के बारे में पता हो जाता है। जैसे अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स की बात करें तो इसकी जो डोमेन है पहले, यानी कि हम इसमें एक्स का मान क्या रख सकते हैं,
तो यहाँ पर अगर देखेंगे डोमेन में, तो यहाँ पर यक्स का मान कुछ भी रख सकते हैं आप, -1, +2, -3, 0 भी रख सकते हैं, कुछ भी, इन्फिनिटी को छोड़कर। इन्फिनिटी तो मतलब एक अलग केस है। तो इसका डोमेन जो है वो R है, और R, हाँ, और जो रेंज है इसका, इसके अगर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज R पॉजिटिव आएगी। R पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, द होल सेट इज रियल, द होल पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव है, द होल पॉजिटिव नंबर, द होल पॉजिटिव नंबर सेट को R पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। और एक है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, यानी कि यहाँ पे यही सेट कर लीजिए, द सेट ऑफ ऑल नंबर इज R। अगर हमको जो जितनी भी नंबर होती है उसको सेट बनाना है तो उसको R बोलते हैं। अगर हमको टोटल पॉजिटिव नंबर का सेट बनाना है तो R पॉजिटिव से इसको डिनोट करते हैं। अगर हमको पूरे इंटीजर जो है, जो पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, उसको सेट बोलना है तो Z से डिनोट किया जाता है। यहाँ R पॉजिटिव का मतलब यही है कि इससे जो रेंज निकलेगा, यानी जो भी आउटपुट इनपुट इसको देंगे तो हम लोग को जो रेंज या आउटपुट निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए यहाँ पर रेंज R पॉजिटिव लिया गया है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अगर हमको किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता हो, जैसे कि इस फंक्शन का हम लोग को ग्राफ पता है, तो सिंपली हम लोग इसके डोमेन और रेंज को इस प्रकार भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले डोमेन की बात करते हैं। तो हम लोग डोमेन के लिए क्या करते हैं, ऊपर से एक टार्च भर देते हैं, यानी कि लाइट की बीम ऊपर से डालते हैं। तो ये जो फंक्शन का ग्राफ है, इसकी प्रतिबिंब क्या बनेगी, इस लाइन पे बनेगी, एक्स एक्सिस पे। ये देख रहे हैं ना, अगर ये लाइट अगर आएगी तो इसकी जो इमेज है, अगर ये मान लीजिए कोई अगर रेखा है या ये फंक्शन का जो ग्राफ है, अगर इसकी प्रतिबिंब देखेंगे तो इस लाइन पे बनेगी, यानी कि इसकी प्रतिबिंब इस लाइन पे बनेगी। और आप देखेंगे तो इसकी जो प्रतिबिंब है यहाँ पे 0 है, इधर पूरा एकदम माइनस उधर चला, यानी इन्फिनिटी तक जाता है, और इसका इधर भी इन्फिनिटी तक जाता है, यानी इसमें R+ और R- दोनों सम्मिलित है। इसलिए ये जो डोमेन है, डोमेन के लिए हम लोग ऊपर से लाइट बारते हैं या टार्च को जलाते हैं, तो यहाँ पर इसकी प्रतिबिंब इस लाइन पे बनता है, एक्स एक्सिस पे। और ये जो डोमेन, इससे डोमेन हम लोग को मिलता है, तो डोमेन पूरा इस लाइन पे बनता है, जिससे हम लोग को R मिलता है, यानी कि इसमें माइनस और प्लस दोनों इंक्लूड होता है। अगर फिर रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज से हम लोग साइड से किरण या लाइट को जलाते हैं, तो इसका प्रतिबिंब इस बार देखेंगे तो ये y एक्सिस है, तो इसका प्रतिबिंब अगर इस बार देखेंगे तो केवल यहाँ से लेकर ऊपर की ओर, यानी कि इतना ही प्रतिबिंब इसका बनेगा, नीचे की ओर इसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। ये जो -y एक्सिस है, इसका देखिए ग्राफ यहाँ से केवल यहाँ तक ही है, यानी कि इधर से अगर लाइट बारेंगे या दोनों तरफ से, तो इसकी जो ये है, ये केवल इतना पे ही प्रकाश जाता है, यानी कि इतना पे इसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इतना ही केवल इसका
रेंज में आता है। और हम लोग जब इधर से लाइट डालते हैं तो जो हम लोग को मिलता है वो रेंज ज्ञात होता है। और जब हम लोग ऊपर से डालते हैं जो इस लाइन पे जो इमेज बनता है उससे हम लोग को डोमेन मिलता है। तो यहाँ देखेंगे तो केवल 0 से लेके ऊपर की ओर ही प्रतिबिंब बनती है, इसीलिए केवल यहाँ रेंज R पॉजिटिव होता है। तो ये रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डोमेन इसका R होता है और रेंज R पॉजिटिव होता है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम लोग, या नेक्स्ट टाइप। फिर इसके बाद हम लोग ये तो मान लीजिए स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग रेंज और डोमेन कोई भी फंक्शन दे दे उसका कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसके बाद आता है थर्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन। तो इसका जो फंक्शन होता है इसको इस प्रकार लिखते हैं, लॉग बेस पे कोई भी मान लीजिए नंबर हो जाता, बेस पे a और यहाँ पे x होता है। इसके ग्राफ जो होता है इस प्रकार होता है, जाके इन्फिनिटी पे टेंड करता है। तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो जो ये जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मिरर इमेज ही होता है। अगर इसको क्लैरिफाई किया जाए, मान लीजिए ये है y इज इक्वल टू x, ये क्या है y इज इक्वल टू x लाइन है। और यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बनाया जाए e के पावर x ये वाला है और ये है log a x। अगर इसका इमेज देखेंगे, अगर मान लीजिए अगर ये मिरर है, ये वाला लाइन अगर मिरर है तो इसका इमेज देखेंगे तो यही बनता है। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मिरर इमेज होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। तो अब इसका जो रेंज होगा या डोमेन होगा, तो इसका डोमेन की बात करें तो जैसे इसमें लाइट का यूज करके हम लोग डोमेन और रेंज निकाले थे, इसमें भी उसका उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर इसकी डोमेन के लिए क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इस x एक्सिस पे प्रतिबिंब देखते हैं और रेंज के लिए y एक्सिस पे प्रतिबिंब देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, वो प्रीवियस केस में इसको समाप्त कर दिए हैं। तो इसका अगर आप डोमेन देखेंगे, अगर इस ऊपर से लाइट डालेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर मान लीजिए अगर कोई टॉर्च है तो इसका प्रतिबिंब आप देखेंगे तो 0 से लेके जो x एक्सिस है इतना में ही बनेगा। यानी कि इसका प्रतिबिंब अगर इतना में ही बन रहा है तो जो डोमेन है, डोमेन x एक्सिस पे जो प्रतिबिंब बनता है उसे डोमेन मिलता है। तो ये जो डोमेन है, यहाँ पे डोमेन हम लोग को केवल r मिल रहा है, केवल पॉजिटिव वाला। इधर नेगेटिव होता है, संख्या इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। तो हम लोग को इधर पॉजिटिव मिल रहा है, इसीलिए r पॉजिटिव डोमेन हो गया। और रेंज की बात करें तो अगर रेंज की बात करें तो हम लोग रेंज के लिए इस साइड से प्रतिबिंब डालते हैं या टॉर्च की किरण डालते हैं। तो इसका इस बार प्रतिबिंब देखेंगे तो पूरे y एक्सिस पे बनता है, यानी इधर माइनस से लेकर प्लस तक, यानी कि इसका जो पूरा प्रतिबिंब इस पे बनता है, यानी इसका रेंज होगा r। ये हो गया लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। और आगे बढ़े
एक है क्यूबिक फंक्शन। अगर ये जो फंक्शन है, अगर इनका अगर आपको ग्राफ पता है तो बहुत से जो एक्सरसाइज या सवाल होते हैं वो बहुत इजीली ग्राफ के कंसेप्ट से ही लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इजी तरीके से डोमेन और रेंज निकाल लिए हैं, उसी प्रकार अगर किसी एग्जाम्पल या सवाल में आ जाता है तो ग्राफ से सवाल आसानी से लग जाता है। क्यूबिक फंक्शन का जो होता है वो होता है एक्स क्यूब, और इसका ग्राफ होता है इस प्रकार, इसका ग्राफ होता है। यह है एक्स क्यूब का ग्राफ, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। तो इसका भी अगर रेंज देखेंगे, डोमेन देखेंगे, तो इसका भी ठीक उसी प्रकार निकालेंगे हम लोग। तो डोमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से प्रकाश डालते हैं। तो अगर यहाँ पे ऊपर से प्रकाश डालेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे वाई एक्सिस पे, यानी पूरे एक्स एक्सिस पे बनेगा, यानी कि इधर भी पूरा बनेगा, इधर भी पूरा ही बनेगा। तो यहाँ भी डोमेन हो जाएगा, टोटल आर हो जाएगा। और रेंज की बात करें तो इधर से प्रकाश डालेंगे रेंज के लिए, जब इधर से प्रकाश डालेंगे तो जो इसकी जो प्रतिबिंब होगी पूरे वाई एक्सिस पे बनेगा, यानी रेंज भी आर होगा। और आगे हम लोग बढ़े तो इसके बाद है मॉडुलस फंक्शन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है मॉडुलस फंक्शन में, इसीलिए इसको भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। ये जो हम लोग फंक्शन का टाइप देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन की अगर कोई फंक्शन हमको मान लीजिए यहाँ पे log 4x दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन x क्यूब प्लस 4x प्लस 2 दे दिया, तो उसकी रेंज डोमेन कैसे निकालते हैं वो अलग से, मतलब इसके बाद हम लोग जानेंगे। ये अभी बेसिक सा लेक्चर है जिससे हम लोग फंक्शन के बारे में जान सके, उनकी ग्राफ जान सके कैसा होता है, उसकी डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ तक वो वैल्यू दे सकता है। इसके लिए अभी थोड़ा सा बेसिक लेक्चर है, उसके बाद एडवांस एक्सरसाइज किए जाएंगे। तो इसके बाद है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को इस प्रकार डिनोट करते हैं, ये रहा मॉडुलस फंक्शन, या इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट फंक्शन। तो ये रहा मॉडुलस फंक्शन। अब यहाँ पे जो मॉड है, मॉड का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसको अगर मॉड में रख दिया जाए, अगर उसका फिर मॉड हटाया जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव ही देता है। लेकिन इस केस में यहाँ पर क्या होता है, ये जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉड x दो तरह से ओपन होता है, एक तो -x और दूसरा +x। और ये -x कब ओपन होता है, जब x का मान माइनस हो, तो जो मॉड है वो माइनस साइन के साथ खुलता है, और अगर x का मान पॉजिटिव हो तो जो मॉड है वो प्लस साइन के साथ हटता है। और इसका ग्राफ देखें तो क्या है, इसका ग्राफ इस प्रकार बनता है। पहला ये देखिए, जब x का मान नेगेटिव होता है, x का मान नेगेटिव का मतलब ये x रहा और इधर -x, यानी इस पोर्शन की बात कर रहा है। यानी जब x का मान नेगेटिव रहता है या उससे 0 के बराबर रहता है तो ये वाला ग्राफ बनता है। अब ये वाला ग्राफ अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया जाए
तो इसका ग्राफ देखेंगे तो यही माइनस एक्स ही आता है, यानी कि इसका अगर ग्राफ बनाए तो यही आएगा। और जब यक्स का मान पॉजिटिव है, यानी इस पोर्शन की बात की जा रही है, तो इस केस में देखेंगे तो जो एफ एक्स का ग्राफ होगा प्लस एक्स यानी ई वाला आएगा। अब देखिए कैसे माइनस एक्स वाले का ग्राफ ऐसे आया है, तो अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया जाए इसको, तो यहाँ पर क्या है, जो इंटरसेप्ट है c का मान 0 है, यानी ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, और स्लोप -1 है, तो -1 स्लोप मतलब 45 अंश के कोण पे ये रहेगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये वाला होगा माइनस वाला। ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो बस क्या है, इंटरसेप्ट 0 है यानी ओरिजिन से जाएगा, और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है इसीलिए ये वाला हो गया है। और इसकी रेंज और डोमेन की बात करें तो अब इसकी रेंज पहले डोमेन की बात करते हैं। इसकी जो डोमेन होगा, डोमेन हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऊपर से लाइट डालेंगे तो इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, लेकिन इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 इस फंक्शन में भी केवल देखिए इसमें आ रहा है, यहाँ से 0 को हटा देते हैं, यानी यहाँ 0 को, क्योंकि 0 तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी 0 होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें इसको रखेंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव आता है, इसलिए r से हटा देंगे। इसका मतलब होता है कि पूरी जो जितनी भी दुनिया में नंबर है सब लिया गया है, उसमें से बस 0 को हटा दिया गया है, और इसको इस प्रकार लिखते हैं। और रेंज की बात करें तो रेंज के लिए हम लोग इधर से प्रकाश डालते हैं, तो इधर से अगर आप प्रकाश डालेंगे तो देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ओरिजिन से लेकर केवल पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ही बन रहा है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर रेंज केवल हो जाएगा आर पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे एक्स का मान कुछ भी लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। यही मॉडुलस फंक्शन का काम यही होता है। तो इसके आगे, इससे आगे बढ़े, मॉडुलस फंक्शन के बाद आगे है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखिए इस प्रकार लिखते हैं, क्या करते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देते हैं, और इसमें जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंपली लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि जब भी इसमें कुछ भी एक्स का मान रखेंगे ये इंटीजर ही आपको देगा। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए 2.5 रख रहे हैं, 2.5, मान लीजिए अगर कोई पूछ दिया x इज इक्वल टू 2.5 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे दे रहा है सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब 2.5 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, यानी कि ये क्या है, 2 और 3 के बीच में है। यहाँ 2.5 है तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद वाला जो क्वांटिटी है उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो सीधे 2 लिखा है उसको आंसर में रिपोर्ट कर देते हैं, यानी जो एफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 2 होगा। ठीक, अगर इसी प्रकार कोई पूछे 3.4 का क्या होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है। अगर कोई पूछे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसका वैल्यू 2 ही होता है।
अगर कोई पूछे -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसका भी -2 ही होता है। अगर कोई पूछे -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 नहीं होगा, -3 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा तो 2.5 का और अगर लेफ्ट में जाएंगे तो -3 ही आता है, इसीलिए इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है -3 होगा। ये रहा एग्जाम्पल। आइए इसके ग्राफ देखते हैं। तो ये रहा 1 2 3, तो ये 0 है, इधर -1 -2 और -3। पहले क्या होता है कि ये फंक्शन पहले 0 से लेके 1 तक ये हो जाता है, फिर यहाँ से ये, फिर इसे एक ये रहा 1, ये रहा 2। यहाँ पे हॉलो सर्कल है, यानी कि ये इस वाले पे यहाँ पे डॉट रहता है, सॉरी यहाँ पे नहीं। और इधर की बात करें तो इस प्रकार होता है, फिर ऐसे यहाँ पे -1 होता है और यहाँ पे -2 होता है, और यहाँ पे हॉलो सर्कल, यहाँ पे ये हम लोग का है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। यहाँ पे देखेंगे तो पहले जो ग्राफ है वह 0 से लेके 1 तक, यानी कि अगर कोई पूछ दिया f(x) = 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे अगर 0.5 को डिनोट करेंगे तो यहाँ से इसके बीच में आएगा। तो अगर यहाँ पे x का मान 0.5 रखेंगे तो इसका मान 0 ही आता है। अगर कोई पूछ दिया 1.5 मीन्स इधर आएगा यहाँ पे, तो इसका अगर रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी यानी 1 आएगी। तो आप अगर ग्राफ भी आपको याद है तो आप आराम से आसानी से इन सभी मानों का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे पॉइंट किए होंगे कि हम यक्स का कुछ भी मान रख रहे हैं दशमलव में, इंटीजर में, माइनस इंटीजर, माइनस दशमलव वाला अंक रख रहे हैं, तो आप देखेंगे हमेशा इंटीजर ही बन रहा है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, हमेशा इंटीजर बन रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसका जो रेंज होगा, यानी कि जो वैल्यू डालने पे हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, वो जो रेंज होगा उसका जो रेंज है वो इंटीजर होगा। और डोमेन की बात करें तो हम लोग इसकी डोमेन क्या क्या रख सकते हैं। तो आप अगर ऊपर से लाइट बारेंगे तो देखेंगे कि ये जो सारा रेखा है, ये जो ग्राफ है, इन सभी का प्रतिबिंब इसी एक्स एक्सिस पे ही बनेगा, यानी कि इसकी जो डोमेन होगा, डोमेन आर आ जाएगा और जो रेंज है वो आ जाएगा इंटीजर यानी जेड। हम पहले बताए थे जो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज इक्वल टू जेड, जेड से डिनोट करते हैं, जो सारा इंटीजर का सेट होता है इसे जेड से डिनोट करते हैं। ये रहा डोमेन और रेंज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और इसके बाद अब आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और जो भी बाकी फंक्शन है उसके बारे में, और फिर डोमेन रेंज
की जो कैलकुलेशन होगी या उससे जो एग्जाम्पल होगा उसके आधार पे उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।